अब आप में से जो लोग जिनको अब तक नहीं पता कि नेपाल में ये पूरा विवाद है क्या, उनको भी हम थोड़ा संक्षिप्त में समझा देते हैं। नेपाल में ये चिंगारी इसलिए सुलगी क्योंकि 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, रेडिट, सिग्नल, स्नैपचैट सब पर ताला लगा दिया। तर्क दिया कि ये कंपनियां नेपाल में अपना दफ्तर नहीं खोल रही, टैक्स के नियम को नहीं मान रही। लेकिन कहानी असली कुछ और थी। कुछ लोगों ने कहा कि नेपाल चाइना के करीब जा रहा था, टिकटॉक से लाखों डॉलर की रिश्वत ली थी, टिकटॉक को ही नेपाल में प्रमोट किया जाए इसलिए बाकी सोशल साइट को ठप कर दिया। इसके साथ बेरोजगारी, करप्शन और नेपाल की बदहाल अर्थव्यवस्था भी बड़ी जिम्मेदार थी। जनता नेपाल की सरकार से त्रस्त थी, उनकी आवाज तो कुचला गया था। उन्हें एक मौका मिला और नेपाल में जिंजी 13 से 28 साल के नौजवान जो थे वो सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया बैन आज के दौर में सिर्फ मनोरंजन पर ताला लगाना नहीं है, बल्कि उनकी आवाज पर ताला लगाना है। ये वही मंच है जहां से वो सरकार के खिलाफ चीखते हैं, नेताओं से सवाल पूछते हैं, हक की बात को रखते हैं। और जब सरकार ये मंच छीन लेगी तो सिर्फ बैन नहीं बल्कि आजादी पर वार होगा। नौजवानों का गुस्सा सड़कों पर आया और वहीं से सरकार के उल्टे दिन शुरू हो गए। ये उल्टे दिन इसलिए भी थे क्योंकि नेपाल में भ्रष्टाचार पराकाष्ठा को पार कर चुका है। नेपाल में करप्शन एक ऐसी बीमारी है जो देश को अंदर से खोखला कर चुकी है। नेपाल में बेरोजगारी से बच्चे परेशान हैं, 12% से ऊपर, नौजवानों में 20% तक, गांवों में खेत सूख रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। लाखों नेपाली लड़के हर साल विदेश भागते हैं ताकि कम से कम खाने पीने का जुगाड़ हो सके। नेता भ्रष्टाचार करते हैं, घोटाले करते हैं, रिश्वत लेते हैं, कमीशन खोरी करते हैं और नेताओं के बच्चे जो हैं, जिन्हें आप नेपो किड कहते हैं, उनके वीडियोस आम लोगों को परेशान करते हैं। कई नेताओं के बच्चे विदेशों में लग्जरी कारों में घूम रहे थे, महंगे रिजॉर्ट में छुट्टियां मना रहे थे और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे थे। इन युवाओं को यहीं से गुस्सा लगा। सरकार ने सोचा कि बैन लगाएंगे तो शायद शांत हो जाएगा, लेकिन मामला भड़क गया, उल्टा हो गया। ये बैन सिर्फ आवाज दबाने तक नहीं रुका, नेपाल की कमजोर अर्थव्यवस्था को लात मार दी। नेपाल टूरिज्म और विदेश से आने वाले पैसों पर टिका हुआ है। सोशल मीडिया के बंद होने के बाद बिजनेस ठप होने लगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहां से जो कमाई हो रही थी वो बंद होने लगी। नेपाल के लोग जो बाहर रहते हैं उनसे आपस में संपर्क कम होने लगे। छोटे छोटे व्यापारी जो सोशल मीडिया पर दुकान चला रहे थे अब सड़कों पर आने लगे और यहीं से प्रोटेस्ट की वजह से कर्फ्यू लग गया। पर्यटक भागे, व्यापार रुका, नुकसान करोड़ों का था। आंदोलन बढ़ा तो फिर नेपाल की जीडीपी को भी झटका लगना था। लेकिन नेता जो थे वो मदमस्त थे। लोग अपनी चिंता करते हुए सड़कों पर उतरे और इन सब में सत्ता की क्रूरता ने इस आंदोलन को और फाड़ दिया। यह गुस्सा दशकों के पहले गुस्से का था। हालांकि बच्चों ने शुरुआत में शांतिपूर्ण तरीके से शुरुआत की थी। पहले किताब और बैनर लेकर आए थे, कहा था करप्शन बंद कर दो। इसके बाद सरकार कहती है कि बच्चे नहीं है, ट्रबल मेकर है। पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, आंसू गैस से गोले छोड़ दिए जाते हैं। फिर युवा संसद की तरफ बढ़ते हैं। जब वहां पर कदम बढ़ते हैं तो पुलिस बल प्रयोग कर देती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, रबर बुलेट का इस्तेमाल करती है, फिर गोली चलाई जाती है। 17 से 19 साल के युवाओं की मौत हो जाती है, सैकड़ों सड़क पर गिरकर घायल हो जाते हैं। सितंबर को काठमांडू में संसद पर हमला हुआ, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, आग लगाई, 19 मौत हुई, 300-400 घायल हुए और उसी के बाद जनता गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पर चला गया। सरकार यहां भी नहीं मानी, वो कर्फ्यू लगाती है, इंटरनेट को बंद करती है, काठमांडू, पोखरा में आर्मी को तैनात किया जाता है। लेकिन बच्चे अब आगे बढ़ते, वो कहते हैं इस्तीफा देना पड़ेगा। और हुआ, सरकार इस्तीफा देती है, होम मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं। और फिर वही होता है जो बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ था। बांग्लादेश में भी छात्र आंदोलन ने सत्ता बदल कर रख दी थी। 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरी क्योंकि युवा जो थे वो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ विद्रोह करते। श्रीलंका में भी यही हुआ था, याद कीजिए। 2022 में आर्थिक संकट में जनता को राष्ट्रपति भवन में घुस जाने पर मजबूर कर दिया। नेपाल की हालत भी वैसी रही। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी ने जनता को तिल तिल मारा और उसी जनता ने सरकार को पलट कर रख दिया। सत्ता की कुर्सी चली गई। नेपाल के युवा इस वक्त बदलाव के इतिहास को रच रहे हैं। हालांकि सत्ता अगर नेपाल में समय रहते सीख जाती, अगर सुधार कर दिए होते तो शायद नेपाल के भी हालात बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे नहीं होते।